यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, अर्थात प्रकाश की जो किरण है वो किस रेखा में गमन करती है। तो याद रखिएगा प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का जो वेग है वो सबसे कम किस में होता है, तो कांच में होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। याद रखिएगा मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसी सवाल को मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 5 से पूछा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के समान आकार का होता है और काल्पनिक होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लीजिए कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में डायोप्टर ना देकर m⁻⁻1 दे दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना कि या डायोप्टर दिया जाएगा या डी दिया जाएगा या m⁻⁻1 दे दिया जाएगा, जो लेंस की क्षमता का सही मात्रक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो इसे किरण आरेख कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से खींचा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये 25 दूनी 50 सेमी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है यदि किसी लेंस का फोकसांतर यानी एफ का जो मान है वो 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी जी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना जी, क्योंकि यहाँ पे 50 में 2 से भाग लगाएंगे तो 25 दूनी 50 यानी प्लस 2 डायोप्टर हो जाएगा। यानी यहाँ पे पूछा गया था कि 2 डायोप्टर वाले लेंस की फोकसांतर जब 50 सेमी होगी तब 50 सेमी फोकसांतर वाले लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हो जाएगी, है ना जी। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अवतल लेंस की क्षमता की बात की जाए तो माइनस यानी ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस में पी का मान हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उसके बाद में कहता है कि उत्तल लेंस को कहा जाता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, वहीं पे अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस की बात की जाए तो उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है।
उसके बाद में क्वेश्चन 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आप सभी को बता दें कि लेस बनाने के इस्तेमाल में जल का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग और कांच यानी शीशे का उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का इस्तेमाल लेस बनाने में नहीं किया जा सकता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी, मिट्टी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा आकार का ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। आप सभी को मालूम होगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जिस कारण बड़े से बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से उसमें बन जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आइए अगला सवाल इसमें 17 को देख लेते हैं कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के माध्यम से किसी भी छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाता है। अगला सवाल कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन की बात की जाए या परिवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में उसका 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। दोस्तों याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट हो जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिलंब के निकट। उसके बाद में क्वेश्चन 20 कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। देखिए, फोटोग्राफी कैमरा में जो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वह उत्तल लेंस होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा जी, उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन करता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वह उत्तल दर्पण है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। आप सभी को बता दें कि अवतल दर्पण में यदि फोकस दूरी यानी एफ का मान जब 10 सेमी है तो जब हम आर ज्ञात करेंगे ना जी, तो आर का फार्मूला यानी वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने फोकस दूरी होता है। यानी हम 2 गुने एक का मान 10 करेंगे तो 10 दूनी कितना होता है जी, तो 20 होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 सेमी। उसके बाद में कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार से एक निर्गत किरण होता है, ये आपतन बिंदु होता है, यहाँ पे एक लंब डाल दिया जाता है तो पूछा जाता है कि ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसे कौन सा कोण कहा जाता है, तो इसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, निर्गत कोण कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 24 कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी वह कौन ऐसा लेंस है जिसके माध्यम से हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक बनता है। तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, और उत्तल दर्पण में वास्तविक बनता है तो काल्पनिक बनता है अवतल दर्पण में। अगला सवाल कहता है कि परावर्तन के नियम निर्धारित करता है। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं आवर्तित होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यानी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, लेंस में जो 2 मुख्य फोकस होते हैं, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। उसके बाद में अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने चेहरे को रखने पर चेहरे का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में आसानी होती है। यही कारण है कि हजामती दर्पण के रूप में या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल कहता है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता यदि 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी 100 सेमी, जो कि ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक यानी प्लस में होगी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा उसके पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेमी है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जायज़ सी बात है, दोनों दर्पण तथा लेंस वह दोनों अवतल दर्पण होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में भी और अवतल लेंस में भी फोकस दूरी यानी एफ का मान ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, जो कि यहाँ पे -15 दिया भी जा चुका है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। आप सभी को बता दें कि प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए चाहे परावर्तन के, प्रत्येक स्थिति में इसके नियमों की संख्या 2 होती है। अगला सवाल 34 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। आप सभी को मालूम होगा कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है वो sin i बटा sin r बराबर 1 नियतांक होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है sin i बटा sin r, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है। देखिए एक उत्तल लेंस होता कैसा है, तो एक उत्तल लेंस जो है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है, किनारे का भाग पतला होता है लेकिन बीच का जो भाग है वो मोटा होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच का भाग मोटा होता है। अगला सवाल आ गया है कि अवतल लेंस में आवर्धन m का जो मान होता है वो क्या होता है। आप सभी पढ़े होंगे कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं, जिसे m द्वारा सूचित किया जाता है, अर्थात m बराबर v बटा u होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है m बराबर v बटा u। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी एफ और वक्रता 3 के बीच में संबंध क्या होता है। देखिए एफ बराबर r/2 होता है, लेकिन फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में एफ बराबर r/2 को हम देखेंगे कि ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। r में 1 ना करेंगे तो r हो जाएगा, f में 2 ना करेंगे तो 2f हो जाएगा, यानी f बराबर r/2 भी होता है और r बराबर 2f होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद में अगला सवाल 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 39 करता है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तथा वस्तु से उल्टा बनता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद में अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में जब भी किसी वस्तु को f और 2f रखते हैं ना जी, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और वास्तविक बनता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। उसके बाद में अगला सवाल 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोलीय लेंस कहते हैं, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे ही तो उत्तल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जी, उत्तल दर्पण। उसके बाद में अगला सवाल 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कौन सा दर्पण कहते हैं, तो इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसके बाद में कहता है किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पिछले वाले पार्ट में भी हम आप सभी को बता चुके थे कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, या मात्रक विहीन होता है, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मात्रक विहीन।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 45 क्या करता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहा जाता है। देखिए लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो इसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। उसके बाद में कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का उपयोग करना आप पसंद करेंगे। जाहिर सी बात है, किसी भी शब्दकोश या किसी भी किताब, किसी भी बुक में यदि किताब का अक्षर छोटा है उसे बड़ा करके पढ़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र का आप सभी को मालूम होगा कि 1/v+1/u बराबर 1/f होते हैं, जिसे हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये प्लस के बदले में यदि आप माइनस लिख दीजिएगा ना तो ये आपका लेंस सूत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार ये सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। उसके बाद में कहता है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जो भी दांत का डॉक्टर होते हैं मरीज के दांत को बड़ा करके देखने के लिए जिस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कम हो जाएगा। पतले लेंस की आवर्धन यानी एम का जो मान है ना जी वो काफ़ी ही ज़्यादा कम होता है। मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता जब उसका कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इसका अधिक हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 53 में अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। याद रखिएगा अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम की जो प्रकृति है वो आभासी एवं सीधी होती है जी। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 कहता है कि उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधी होती है जी। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 55 को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे अनंत पे हो जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में क्या कहता है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पे रखे वस्तु की स्थिति क्या होती है। तो ये अनंत पे होती है। पहले वाले क्वेश्चन को फिर से दोहराया गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 57 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच में होती है। उसके बाद में क्वेश्चन 58 क्या कहता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस पर होती है। उसके बाद में 59 नंबर सवाल को देख लीजिए कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। तो क्वेश्चन 59 का भी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एफ पे होती है यानी फोकस पे होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 60 कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद में अपवर्तन के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में 61 नंबर सवाल को देखिए कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है। तो उत्तल लेंस से जब अपवर्तन कराया जाता है लेंस को तो निर्गत के मुख्य अक्ष से समानांतर हो जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 62 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होती है। तो निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर चली जाती है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। तो है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा की साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम था प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन,
इससे देख रहे हैं 1 से लेकर 62 तक का ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।